यानी लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन क्या है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है। ठीक है, देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन होता है तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव भाग लेते हैं। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो जीव यानी इसमें दो जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में जनक दो जनक भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कहना ये उचित होगा लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। दो विपरीत लिंग वाले जनक मतलब एक नर और एक मादा। नर और मादा दोनों विपरीत लिंग वाले जनक हैं। तो लैंगिक जनन का डिफिनीशन हो जाएगा जो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लैंगिक जनन के फलस्वरूप जितने भी संतति उत्पन्न होते हैं वह आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात इसमें भिन्नता पाई जाती है। लेकिन हम अलैंगिक जनन में आपको बताए थे अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं यानी समान होते हैं, जिसे क्लोन कहा जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में किसी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उसके बीच विविधता पाई जाती है यानी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं लैंगिक जनन कहता है लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले जीव, जो हम बात किए थे यहाँ पर विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और युग्मक का निर्माण इसमें होता है। क्योंकि लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है यानी भिन्न भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। युग्मक आपस में मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। हम आगे बताएंगे जायगोट क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं जैसे एक नर आ गया, नर से मादा युग्मक आया अंडाणु और में नर से आ गया शुक्राणु और मादा से अंडाणु, दोनों संलयन होकर एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं जिसको कहते हैं जायगोट। जायगोट का निर्माण करते हैं जो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होता है लेकिन अलैंगिक जनन में किसी प्रकार का कोई संलयन नहीं होता है। ठीक है, आप इसमें लैंगिक और लैंगिक में अंतर भी लिख सकते हैं। और लैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। और लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप होते हैं और लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। और लैंगिक जनन में समानता पाई जाती है, लैंगिक जनन में भिन्नता पाई जाती है। और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं के बारे में। यहाँ देखिए लैंगिक जनन जो होता है वह किशोरावस्था के बाद होता है। तो पादपों के भीतर जब किशोरावस्था होता है तो पेड़ पौधा के भीतर किशोरावस्था को कायिक प्रवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा पादपों के भीतर किशोरावस्था को कायिक प्रवस्था कहा गया है। आपका एनसीईआरटी लिखता है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था की प्रवस्था यानी देखिए वृद्धि कारक का यह यानी सभी जीव अपने जीवन वृद्धि के लिए सुनिश्चित अवस्था में परिपक्वता पहुंचते इसके पश्चात लैंगिक कर सकते हैं, लैंगिक जनन कर सकते हैं। और वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की परावस्था कहलाता है। ठीक है, और पादपों में कायिक प्रवस्था कहलाती है। कायिक पादपों में किशोरावस्था को क्या कहते हैं, कायिक प्रवस्था कहते हैं। ठीक है, कायिक प्रवस्था को समाप्त जैसे ही कायिक प्रवस्था समाप्त होता है तो जनन प्रवस्था प्रारंभ होता है। यहाँ लिखा हुआ किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति ही जनन प्रवस्था का आरंभ होता है। ठीक है, और इसके बाद निषेचन के बाद पुष्प जो होते हैं वो मुरझाकर झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं। यानी पुष्प में निषेचन होने का सिंबल ये होता है कि पुष्प प्रायः मुरझा के झड़ जाते हैं। यानी आपके एनसीईआरटी में भी लिखता है पादपों उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसके पुष्प आने लगते हैं। ठीक है, तो वह कायिक प्रवस्था में आ गया है। लेकिन अगर निषेचन हो जाता है तो वह पुष्प मुरझाकर झड़ जाते हैं। जैसे धान गेहूं नारियल आम पैरों में पुष्प लगने कितना समय लगता है वो बताएंगे। अब देखिए किशोरावस्था पादपों के भीतर जो कायिक प्रवस्था होता है, कायिक प्रवस्था उसमें देखेंगे उसके बाद कौन कौन से घटनाएं होती हैं। ठीक है, पादपों के भीतर कौन कौन से घटनाएं होती है। कुछ ऐसा पादप होता है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पन्न करता है। यानी बांस का पादप है, याद रखिएगा आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बांस का जो पादप होता है बांस का पादप अपने पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, एक बार। यानी 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष में। ठीक है, आपका एनसीईआरटी भी लिखता है 50 से 100 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, और एक और पुष्प होता है जिसका नाम होता है नीला कुरंजी का पादप। नीला कुरंजी का पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है बांस और नीला कुरंजी। नीला कुरंजी जो होता है वह पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। कितने साल में, 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हम बात कर लिए पादपों में।
ठीक है, अब देखते हैं हम अलग अलग जीवों में क्या होता है और लैंगिक जनन में कुछ कुछ घटनाएं जो होती है उसके बारे में। यहाँ देखिए हम जो आपके बारे में बात किए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी इससे जो पूछे जाते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो बात किए थे, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। देखिए एनसीईआरटी का ये लाइन जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है यानी कुछ बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, और नीला कुरेंजी यानी पादप एस्ट्रोबिलेंथस कुनियाना जिसको हम नीला कुरेंजी कहते हैं 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी ये जो एनसीईआरटी का पॉइंट है यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव का जो भी इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे डिस्कस करवा देते हैं आप लोग को बीच। अब देखते हैं इसके बाद क्या कहता है, लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं क्या क्या होती है, अब देखते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। देखिए लैंगिक जनन में जो होता है मुख्य रूप से दो घटना होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं में देखा जाएगा तो मुख्य रूप से चक्रीय घटना होते हैं। चक्रीय घटना क्या क्या होता है, जो बार बार दोहराया जाता है, साइक्लिक चेंजेज। यानी अब हम देखेंगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन से घटना होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटना होती है। देखिए लैंगिक जनन में जीवों के भीतर मुख्य रूप से दो प्रकार के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन होते हैं। चक्रीय परिवर्तन को साइक्लिक चेंजेज कहा जाता है, यानी जो चक्र बार बार दोहराया जाता है। तो कौन कौन से चक्र होते हैं, पहला होता है मध चक्र। पहला देखिए याद रखिएगा आप लोग, मध चक्र जिसको हम ऑयस्टरस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयस्टरस साइकिल। अब दूसरा होता है ऋतु स्राव चक्र। ऋतु स्राव चक्र को हम मासिक चक्र भी कहते हैं। ऋतु स्राव चक्र, इसको मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखते हैं ये दोनों चक्र या परिवर्तन क्या होता है लैंगिक जनन में। मध चक्र जो होता है वह नॉन प्राइमेट जीव के भीतर होता है। नॉन प्राइमेट जीव मतलब जो हम लोग का पूर्वज कभी नहीं हो। नॉन प्राइमेट्स, नॉन मतलब होता है जो नहीं, नकारात्मक बोध होता है, और प्राइमेट्स मतलब होता है एंसेस्टर यानी हमारा पूर्वज, यानी जो हम लोग का पूर्वज नहीं है। तो वैसे जीव जो हम लोग के पूर्वज नहीं है उसके भीतर जितने भी चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसे मध चक्र कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में हम कह सकते हैं, क्या बताइए आप लोग, कुत्ता किसी का कह देंगे, यहाँ पर कहना संभव है जो आपका प्रजाति आपका पूर्वज कुत्ता है, कोई यकीन नहीं करेगा। नहीं, हम लोग का पूर्वज जानते हैं बंदर है, लंगूर को कह सकते हैं, मनुष्य को कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों को छोड़कर जितना जीव है वो नॉन प्राइमेट्स में आ जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता, ये सभी नॉन प्राइमेट्स जीव आते हैं। तो नॉन प्राइमेट्स जीवों के भीतर जो भी चक्रीय परिवर्तन होता है उसे मध चक्र कहते हैं। लेकिन प्राइमेट्स जीवों के भीतर होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो जैसे प्राइमेट्स में कौन कौन आ गया, एप, एप मतलब लंगूर आता है, बंदर आ जाएगा, ठीक है, मनुष्य आ जाएगा। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्न में से किसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। आपका ऑप्शन दे देगा एप, बंदर, मनुष्य, इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, या मध चक्र पूछा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, जो जो लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ देखिए जनन प्रवस्था के दौरान अंडाशय के भीतर, यानी एनसीईआरटी भी लिखता है एक पॉइंट आपके बुक में। देखिए मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र, दो चक्र के बारे में लिखा गया है। प्राइमेट्स बनी बंदर एप में या ऋतुस्राव चक्र कहलाता है, और चक्रीय परिवर्तन ओएस्टर साइकिल जो है वह नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जीव में आता है, जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, हिरण, चीता इत्यादि में। ठीक है, गाय भैंस में। ठीक है, जबकि एप, बंदर और मनुष्य में क्या होगा, ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन से घटना होते हैं, आपके पास यहाँ पे एनसीईआरटी में यह टॉपिक दिया हुआ है, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। यहाँ देखिए लैंगिक जनन में हमको 3 घटना पढ़ना है। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं में कौन कौन घटना होती है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं में। लैंगिक जनन के
में तीन मुख्य घटना होते हैं। पहला होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी अगर निषेचन नहीं हो तो उससे पहले क्या क्या घटना होता है। ठीक है, देखते हैं। पहला पहला घटना होता है निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले क्या क्या घटना होते हैं। यानी निषेचन से पहले जितने भी घटना होते हैं उसे क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा होता है निषेचन, अगर निषेचन हो गया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पढ़ेंगे निषेचन। तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन हो गया तो उसके बाद कौन कौन से घटना होते हैं, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो बारी बारी से तीनों घटना के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं पहले निषेचन पूर्व घटना क्या होता है। आपके बुक में भी है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्चात घटना, निषेचन के बाद क्या क्या होगा। तो हम पढ़ेंगे पहले निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले क्या होगा। तो निषेचन का डिफिनीशन आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। युग्मकों के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन से पहले युग्मक का बनना आवश्यक होता है, ताकि निषेचन में युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। तो निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले, निषेचन से पहले दो घटना होते हैं, यानी निषेचन पूर्व घटना में देखेंगे तो पहला होता है युग्मक जनन, यानी युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक जनन, युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमीटोजिनेसिस कहा जाता है, गैमीटोजिनेसिस। ठीक है, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। दूसरा क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। अब देखते हैं हम युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है गेमिट ट्रांसफर, गेमिट ट्रांसफर। देखते हैं युग्मक जनन क्या होता है। देखो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, युग्मक जनन जो होता है, युग्मक का मतलब होता है या अंडाणु हो या शुक्राणु हो, उसके तात्पर्य है। और जनन का मतलब होता है निर्माण होना। तो यानी कह सकते हैं हम युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज नोन एज गैमिटोजिनेसिस। ठीक है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। और ये युग्मक जनन की घटना नर और मादा दोनों के भीतर होती है। नर में भी युग्मक जनन होते हैं और मादा में भी युग्मक जनन होते हैं। नर में युग्मक जनन के फलस्वरूप नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि मादा में मादा युग्मक के रूप में जब युग्मक जनन होता है अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन के लिए आप लोग का एग्जाम में देता है शुक्राणु को पुमनु भी कहा जाता है, टर्म बदल दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्राणु को हम पुमनु के नाम से भी जानते हैं, शुक्राणु को पुमनु भी कहा जाता है। तो नर में युग्मक जनन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और मादा में युग्मक जनन के फलस्वरूप अंडाणु का निर्माण होता है। यानी युग्मक जनन समझ में आ गया। युग्मक जनन क्या होता है, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और युग्मक जनन नर और मादा दोनों के भीतर होती है। नर में युग्मक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि मादा में युग्मक जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। देखिए युग्मक का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का तात्पर्य है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। युग्मक स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक युग्मकों का जाना। यानी जब निषेचन होता है तो शुक्राणु अंडाणु के पास जाते हैं, यानी युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। तो युग्मक स्थानांतरण का एक सरल परिभाषा हो जाएगा, युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, सॉरी युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है, यानी गैमिट ट्रांसफर कहलाती है। ठीक है, युग्मक जनन में नर युग्मक का स्थानांतरण होता है कहां तक, तो फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है, जहां पर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, अब देखते हैं युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण समझ में आ गया। अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। एनसीईआरटी कहता है निषेचन पूर्व घटना में, देखिए सबसे पहले निषेचन से पहले कितने घटना होते हैं, दो घटना, युग्मक जनन। निषेचन से पहले क्या होता है, युग्मक जनन। यहाँ पे युग्मक जनन एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। यानी युग्मक जनन के अलावा भी क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण होते हैं। ठीक है, यानी युग्मक जनन हो गया, एक युग्मक स्थानांतरण हो गया। देखते हैं आपका एनसीईआरटी में, यहाँ देखिए एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए युग्मक जनन,
और युग्मक स्थानांतरण, यानी इसको गैमीटोजेनेसिस कहते हैं और गैमीट ट्रांसफर कहते हैं। निषेचन से पहले दो घटना होते हैं, युग्मक जनन नर और मादा दोनों में हो सकते हैं, और नर और मादा युग्मक एक अगुणित कोशिका होते हैं। देखिए युग्मक मतलब युग्मक के बारे में बात किया गया तो वह अगुणित होते हैं, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। नर युग्मक को परागकण कहते हैं, परागकण भी युग्मक है। पुष्पीय पादपों में परागकण को क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। देखिए परागकण शुक्राणु हो गए, या शुक्राणु को एक और नाम से जानते हैं पुंगनु, पुंगनु। और मादा युग्मक का हम बात करें अंडाणु, अंडाणु को तीन अलग अलग नाम से जानता है, अंडाणु, अंडा या डिंब। ये तीनों क्या है? ये सभी युग्मक है। यानी पुष्पीय पादपों में नर युग्मक को परागकण कहा जाता है, और मनुष्य में जीव में शुक्राणु कहा जाता है, और मादा में अंडाणु, अंडा या डिंब कहा जाता है। ये सभी युग्मक का नाम है। देखिए आपका एनसीईआरटी कहता है युग्मक प्रायः अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। तो जितने भी युग्मक होते हैं, युग्मक प्रायः अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी आधे गुणसूत्र होते हैं। तो युग्मक जो होते हैं, कोई भी युग्मक हो, चाहे नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, वो हमेशा अगुणित होता है। एग्जाम में इससे भी प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन अगुणित संरचना है? यानी देखिएगा जहां परागकण मिले, शुक्राणु मिले, पुंगनु मिले, अंडाणु मिले, अंडा मिले या डिंब मिले, तो समझिए ये सभी अगुणित संरचना है। यानी युग्मक अगुणित ही होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, जिसको एन सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर समान युग्मक होते हैं तो समयुग्मजी, अगर असमान युग्मक होते हैं तो विषम युग्मजी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है, एनसीईआरटी का नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखिए युग्मक जनन के बारे में हम बताए थे, युग्मक जनन आपका कंप्लीट हो गया। युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण भी कंप्लीट हो गया। युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रगति करने की प्रक्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी युग्मक स्थानांतरण और युग्मक जनन दोनों के बारे में हम बात कर लिए हैं। देखते हैं, अब देखिए युग्मक अगुणित होते हैं, यानी गुणसूत्र की संख्या देखिए आप फिलअप कर सकते हैं खुद, गुणसूत्र की संख्या खुद फिलअप कर सकते हैं। आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसके युग्मक की कोशिका में आधी हो जाती है, यानी 23 गुणसूत्र होते हैं। एन मतलब 23, 2n मतलब 46। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र 12 होते हैं, तो युग्मक में क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी इसका आधा क्या होता है? 6 हो जाएगा। चूहा में युग्मक में 21 है, तो उसके युग्मज में यह द्विगुणित होता है, यानी 21 दूनी 42 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद बिल्ली में यहाँ पे 19 दिया है, इसका दोगुना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कुत्ता में 78, इसका आधा कर दीजिए, 78 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 हो जाएगा। इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, गुणसूत्र किसमें कितना है एनसीईआरटी से याद भी कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। युग्मक संरचना, युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर दिए हैं। आपका एनसीईआरटी भी लिख दिया है, मेंशन किया है, युग्मक प्रायः अगुणित होते हैं। यहाँ देखिए युग्मक अगुणित होते हैं। ठीक है, और बहुत ऐसे जीव होते हैं जिसका संबंध जैसे मोनेरा, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइट से होता है, वह अगुणित पादप काय होते हैं, यानी वो प्रायः उसका नेचर ही अगुणित होता है। ठीक है, और इसके युग्मक का निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है, और युग्मक का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। युग्मक का स्थानांतरण के बारे में बात कर लिए। युग्म जैसे पादपों के भीतर परागन होता है, पुष्पीय पादपों में, तो परागकण उड़ के कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र की सतह पर जाते हैं, यानी नर युग्मक एक स्थान दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। चलिए युग्मक स्थानांतरण के बारे में हम बात कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं अगला निषेचन के बारे में। निषेचन क्या? दूसरा घटना पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में पहला घटना पढ़ लिया, निषेचन पूर्व घटना। यानी निषेचन से पहले होने वाले घटना को क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन से पहले दो मुख्य घटना होते हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लिए हैं। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन नर और मादा दोनों के भीतर होता है। नर में युग्मक जनन के फलस्वरूप शुक्राणु या पुष्पीय पादप हो तो परागकण विकसित होते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु, अंडा या डिंब कहा जाता है। अब हम बात करते हैं निषेचन क्या होता है। देखिए नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, उसके दोनों को संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन को सिनगेमी भी कहा जाता है।
निषेचन को एक और नाम से जानते हैं सीनगेमी, ठीक है, निषेचन हो या साइनगेमी भी कहा जाता है, पढ़ते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, उच्चारण आपका अपना होना चाहिए, यानी सीनगेमी, ठीक है, निषेचन को ही सीनगेमी कहते हैं। यानी निषेचन क्या है? युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो युग्मकों का संलयन को नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को यहाँ देखते हैं। नर युग्मक, जैसे मान लीजिए यह शुक्राणु है जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 23 और एक अंडाणु है जिसमें भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम 23, यानी यह भी अगुणित और यह भी अगुणित, दोनों आपस में संलयन करके एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं 2n, जिसको जाइगोट कहा जाता है। यानी निषेचन में क्या बनते हैं? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट प्रायः द्विगुणित होते हैं क्योंकि दो अगुणित संरचना आपस में संलयन करके एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, जो जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो निषेचन क्या हो जाएगा? युग्मकों के, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? युग्मकों का संलयन होता है, यानी शुक्राणु अंडाणु संलयन करके एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो यह भी ऑप्शन पूछा जाएगा एग्जाम में। जाइगोट प्रायः होते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा n, 2n, 3n, 4n। तो जाइगोट क्या होता है? 2n होता है। यदि अगर युग्मक के बारे में पूछ दे तो आपका n हो जाएगा, यानी अगुणित हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट पूछेगा 2n, युग्मक पूछेगा तो n हो जाएगा। चले, ठीक है, निषेचन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं निषेचन कितने टाइप्स के होते हैं। यानी जीवों के भीतर निषेचन जो होते हैं, निषेचन मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। यानी निषेचन को दो भाग में बांटा गया है। यानी निषेचन दो प्रकार के संभव होते हैं। पहला होता है आंतरिक निषेचन, जिसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और दूसरा आता है बाह्य निषेचन, यानी बाहर जो निषेचन होते हैं। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी जो शरीर के अंदर होता है। आंतरिक का नाम है शरीर के भीतर, जो शरीर के भीतर संपन्न होता है। निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के भीतर संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के बाहर संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी बाह्य निषेचन शरीर के बाहर संपन्न होती है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग पूछ सकते हैं सर ये किसमें होता है, एग्जांपल बताइए। देखिए, आंतरिक निषेचन जितना भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य स्तनधारी जीव होते हैं, मनुष्य और स्तनधारी जीव जितने होते हैं उसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। जबकि कुछ जलीय जीव जैसे मछली में, मेढक में, मछली और मेढक में बाह्य निषेचन होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है, ठीक है। तो निषेचन यहाँ पे कितने टाइप्स का हम पढ़ लिए? दो प्रकार का, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है? निषेचन की वह विधि जो शरीर के भीतर संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। और निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के बाहर संपन्न होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों में होता है, जबकि बाह्य निषेचन मछली में और मेढक में होता है, ठीक है। यानी उसमें शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर निषेचन के बारे में। आपका एनसीईआरटी भी लिखता है निषेचन क्या होता है। यहाँ देखिए, एनसीईआरटी लिखा है निषेचन के बारे में। निषेचन को यहाँ देखिए, युग्मक संलयन जो होता है, यानी निषेचन जो है युग्मकों का संलयन, यानी साइनगेमी भी कहा जाता है निषेचन को, साइनगेमी। आपके एनसीईआरटी साइनगेमी लिखता है, निषेचन को साइनगेमी भी कहा जा सकता है, ठीक है। आप देखते हैं आगे। आगे कहता है जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के बाद कहाँ क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, निषेचन के बाद क्या होता है? द्विगुणित संरचना, द्विगुणित युग्मन होता है, यानी जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो होते हैं इस प्रक्रिया के लिए निषेचन फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है। अब देखिए, युग्मकों का संलयन कहाँ होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में, फैलोपियन नलिका के भीतर, यानी जीवों में देखा जाए फैलोपियन नलिका के भीतर होता है। पुष्पीय पादपों में देखेंगे तो अंडाशय के बीजांड के भीतर होता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा निषेचन कहाँ होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। अगर पेड़ पौधा में पूछा जाएगा तो बीजांड के भीतर संपन्न होता है। यहाँ देखिए, जलीय जीव, अधिकतर जलीय जीव जितने होते हैं जैसे शैवाल में, मछली में, यहाँ तक कि जल स्थल प्राणी में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल के माध्यम से होता है, यानी शरीर के बाहर संपन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी जीव में जो उसके शरीर के भीतर निषेचन होता है
उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। आंतरिक निषेचन यानी जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है, इस प्रक्रिया को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। ठीक है, निषेचन के बारे में हम समझ में आ गया, निषेचन कितने टाइप्स के होते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं निषेचन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, निषेचन पश्च घटना। देखिए यहाँ पर निषेचन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है, यानी निषेचन पश्च घटना क्या होता है, निषेचन के बाद होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो निषेचन के बाद कौन कौन से घटना होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए अब हमको पढ़ना है निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद होने वाले सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। अब तीसरा घटना पढ़ना है निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना क्या होता है, निषेचन के बाद होने वाले सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है, सबसे पहले हम बताए थे एक द्विगुणी संरचना के रूप में जाइगोट विकसित होती है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है जो द्विगुणित होते हैं। जाइगोट विकसित होके भ्रूण का निर्माण करते हैं। भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है। निषेचन से जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, यानी भ्रूण बनते हैं। यानी निषेचन पश्च घटना क्या हो जाएगा, निषेचन के बाद होने वाले सभी घटनाओं को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। यानी निषेचन के बाद एक द्विगुणी संरचना के रूप में जाइगोट का विकास होता है जो आगे विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो जाइगोट भी द्विगुणित होता है और भ्रूण भी द्विगुणित होता है। ठीक है, अब देखते हैं निषेचन अगर हो जाए, ठीक है। अच्छा, कोई कोई स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है, सर निषेचन आप बताएं, बाह्य निषेचन का कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन का कुछ नुकसान होता है। बाह्य निषेचन का नुकसान क्या होता है, तो देखिएगा बाह्य निषेचन में जीवों के भीतर निषेचन होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि जल के माध्यम से शुक्राणु इधर बह रहा है, अंडाणु उधर है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो निषेचन होने की संभावना इसमें कम होती है। लेकिन आंतरिक निषेचन जो है उसमें निषेचन होने की संभावना कन्फर्म होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो बाह्य निषेचन का दो विकार हो गया या हानि हो गया। पहला, इसमें निषेचन होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा, अगर जीव जंतु बन जाते हैं तो निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं तो उसके जीवित रहने की भी संभावना कम होती है, क्योंकि बड़ा जीव छोटे जीव को जलीय जीव क्या करते आसानी से खा जाते हैं, भक्षण कर जाते हैं, उसके जीवित रहने की भी संभावना कम होती है। ठीक है, चलिए निषेचन के बाद कौन कौन घटना होगा, जाइगोट का निर्माण होगा और भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर पुष्पीय पादप है तो पुष्पीय पादपों के भीतर निषेचन के बाद जाइगोट एक द्विगुणी संरचना के रूप में जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनते हैं। देखिए जाइगोट से जो भ्रूण बनते हैं, इसी जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। जाइगोट से जो भ्रूण बनते हैं इस क्रिया को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणो उद्भव कहते हैं, यानी भ्रूण का जो उद्भव होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इम्ब्रियोजिनेसिस। इम्ब्रियोजिनेसिस, ठीक है, यानी कह सकते हैं जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। युग्मनज, युग्मनज क्या होता है, जाइगोट को ही युग्मनज कहते हैं जो द्विगुणित होते हैं। तो इसके लिए एक टर्म दे दिया है भ्रूणोद्भव, यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव क्या होता है, जाइगोट से जो भ्रूण बनते हैं, यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और ये भ्रूणोद्भव क्या करते हैं, पादपों के भीतर फल का निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं इसके बाद। ठीक है, देखते हैं आपका एनसीईआरटी में भ्रूणोद्भव के बारे में बात किया गया है। देखिए भ्रूणोद्भव जो होते हैं, भ्रूणोद्भव क्या है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी मेंशन कर दिया है। तो युग्मनज यानी जाइगोट देखते हैं, भ्रूणोद्भव क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसके दौरान युग्मनज की कोशिका में विभाजन होते हैं, विभाजन होती है यानी कोशिका का विभेदीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास जहां कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है उसी को कोशिका विभेदन कहते हैं। कोशिका एक समूह निश्चित स्तंभ गुजर के विशेष की उत्तक अंग की रचना करते हैं। ठीक है, अब देखिए भ्रूण क्या बनेगा, फल बनेगा और बीज बनेगा। ठीक है, पादपों में, लेकिन मनुष्य में होगा विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, यानी भ्रूण का एक भ्रूण विकसित होते हैं। अब जीवों को दो भाग में बांटा गया है, दो श्रेणी में, एक होते हैं सजीव प्रजनक, एक होते हैं अंड प्रजनक। वैसे जीव जो अपने संतति को अंडा के माध्यम से उत्पन्न करते हैं, यानी अंडा उत्पन्न करते हैं, पहले अंडा दे दिए, अंडा से फिर संतति बनता है। तो वैसे कुछ सजीव जो होते हैं अंडा के माध्यम से अपने संतति को उत्पन्न करते हैं, उसे अंड प्रजनक कहा जाता है। और कुछ जीव सीधे सजीव को उत्पन्न करते हैं। तो जब जीव किसी संतति को सजीव के रूप में उत्पन्न करते हैं तब उसे सजीव प्रजनक कहा जाता है। तो जैसे मुर्गी हो गया,
सजीव अंड प्रजनक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मुर्गी, मगरमच्छ, मगरमच्छ, ठीक है, पक्षी हो गया, पक्षी में रख देते हैं, सांप हो गया, ये सभी अंडा के माध्यम से संतति उत्पन्न करते हैं, इसको अंड प्रजनक कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या हो जाते हैं? सजीव प्रजनक, ये अपना सजीव को उत्पन्न करते हैं। तो जीवों को दो श्रेणी में बांटा गया, अंड प्रजनक और सजीव प्रजनक। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अंड प्रजनक का जो संतान उत्पन्न होता है उसके भीतर एक प्रॉब्लम होती है। उसका संतान को अगर कोई सुरक्षित रूप से रखने के लिए उसे एक कवर से, आउटर लेयर से सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है, जेड प्लस सिक्योरिटी के टाइप से ही रहता है इसका भी, यानी इसको सिक्योरिटी दिया जाता है ताकि वे संतान को अच्छी तरह से उत्पन्न कर सके, यानी कोई दिक्कत ना हो संतति उत्पन्न करने में। इसीलिए जो अंडा होता है, अंडा का ऊपरी भाग कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3, जो उसे बाह्य पर्यावरणीय कारक से, तापमान, गर्मी, धूप, ये सभी से सुरक्षा प्रदान करता है। और अंड प्रजनक का जीवन काल सजीव प्रजनक से अधिक जोखिम युक्त होता है, क्योंकि इसको नष्ट भी कर देगा तो वो संतति उत्पन्न नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए उसके जीवन को बचाने के लिए अंडा के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत पाया जाता है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी भी यहाँ पे लिखता है अंड प्रजनक, सजीव प्रजनक हम बात कर दिए। यहाँ देखिएगा, अंडा पर्यावरण से सुरक्षित स्थान पर निषेचित कर दिए जाते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देखिए एनसीईआरटी में मिल गया आपका, एक एक एनसीईआरटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है। अगर पादप है तो बीजांड के भीतर, मनुष्य है तो फैलोपियन नलिका के भीतर। तो यहीं से भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है। और निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वह विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं, और अंडाशय जो होता है वो फल का निर्माण करते हैं। तो इसके भीतर भी दिखाएंगे, देखते हैं क्या कहता है। युग्मनज जो है भ्रूण के बीजांड बीज में विकसित हो जाते हैं, और अंडाशय जो है वो फल के रूप में विकसित हो जाता है और फल भित्ति का निर्माण करता है। देखिए अंडाशय फल बनता है, लेकिन अंडाशय की जो दीवार होती है, बाहरी परत होती है, वह फल भित्ति का निर्माण करती है, जिसको छिलका कहते हैं, पेरिकार्प कहा जाता है। और बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करते हैं। जिस फल के भीतर जितना बीजांड रहेगा उतना अधिक बीज बनेगा, ठीक है। जैसे तरबूज में आप लोग कहिएगा सर बहुत बीज होता है, तो तरबूज में एक से अधिक बीजांड भी होते हैं, ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर किसका निर्माण करते हैं? बीज का निर्माण करते हैं, और अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करते हैं। यानी अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं, और अंडाशय की जो बाहरी परत होती है, दीवार होती है, वह फल भित्ति की निर्माण करती है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में फिगर भी होगा, ये एनसीईआरटी का फिगर जो है फल भित्ति, यानी यहाँ देखिए अंडाशय की दीवार फल भित्ति का निर्माण करती है। आपका एनसीईआरटी लिखता है अंडाशय की दीवार फल भित्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है, फल में जो छिलका होता है फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। और विकिरण के पश्चात अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होता है और नए पादपों को जन्म देता है। जैसे मटर का एक पादप है, तो यहाँ देखिए एस और पी लिखा हुआ है, यानी ये बीजांड है, ये बीज का निर्माण करती है, जिसे इंग्लिश में सीड कहा जाता है। आपका एनसीईआरटी सिंबल एस से दर्शा देता है। और इसका जो छिलका होता है फल भित्ति, यह अंडाशय की दीवार से बनता है, इसको पी लिख दिया गया, यानी यही है फल भित्ति। फल भित्ति को इंग्लिश में पेरिकार्प कहते हैं, इसीलिए इसको पी से दर्शाया गया है, पेरिकार्प। यहाँ अन्न में भी देख सकते हैं, ये बीज हो गया, इसीलिए इसको सीड कहते हैं, एस से दर्शा गया, छिलका हो गया, इसको पी कर सकते हैं। हम एक एक्स्ट्रा फिगर बता रहे हैं, जैसे आम का आप लोग देखे होंगे, आम मैंगो के बारे में देखे होंगे, बचपन में फिगर भी बनाए होंगे। ये एक आम का फिगर होता है, आम के ऊपर ये होता है फल भित्ति। फल भित्ति मतलब छिलका, जिसको हम क्या कह सकते हैं? पी से दर्शा सकते हैं, पेरिकार्प। और इसके भीतर जो बीज होता है इसको कहते हैं सीड। सीड का मतलब क्या हो जाएगा? बीज। इसको हम एस से भी सिंबल से दर्शा सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे पूछ देता है, ट्विस्ट ये है कि प्रश्न यहाँ पे पूछता है कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। तो हम लोग बीज भी नहीं खाते हैं, फल भित्ति भी नहीं खाते हैं, तो आम का जो मध्य फल भित्ति होता है, जो इसके भीतर भरा होता है, फिलअप होता है, गूदेदार होता है, वो भाग खाते हैं, तो उसको कहते हैं मध्य फल भित्ति, ठीक है, यानी मिड पेरिकार्प। तो आम का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल भित्ति खाया जाता है, ठीक है। यानी ये बेसिक चैप्टर था, और इसमें हालांकि ज्यादा डिटेल था नहीं, बेसिक चैप्टर था, वो आपको
यहाँ पे हम इस क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। अब हमको नहीं लगता एनसीईआरटी में आप लोग को कोई डाउट बचा होगा। ठीक है, अगर द्विलिंगी पुष्प का बात करें, एकलिंगी पुष्प का बात करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछा था सर द्विलिंगी पुष्प में निषेचन कैसे होता है, एकलिंगी में कैसे होता है। देखिए द्विलिंगी पुष्प जैसे होता है, जैसे अड़हुल हो गया, ये सब द्विलिंगी पुष्प होते हैं। एकलिंगी पुष्प क्या हो गया, जैसे पपीता हो गया। एकलिंगी जीव भी होते हैं, मनुष्य हम लोग एकलिंगी जीव हैं। और याद रखिएगा केचुआ, जोंक, ये सभी उभयलिंगी जीव हैं, यानी द्विलिंगी जीव को ही उभयलिंगी भी कहा जाता है। केचुआ और जोंक याद रखिएगा द्विलिंगी, और मनुष्य जो होते हैं एकलिंगी। पपीता भी एकलिंगी होता है, अड़हुल भी, अड़हुल द्विलिंगी होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। अगर आप कोई भी स्टूडेंट नोट्स देना चाहते हैं तो यानी आसानी से ले सकते हैं, इसका प्रश्न उत्तर भी आसानी से बन जाएगा। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, देखिए जनन क्यों करता है, जनन करने का मकसद होता है अपने प्रजाति को बनाए रखने में, अपने प्रजाति को बनाए रखने में, और पृथ्वी पर अपना अस्तित्व को बनाए रखने में। ठीक है, अस्तित्व को बनाए रखने में, प्रजाति की संख्या को कायम करने में। ठीक है, जनन की सबसे अच्छी विधि कौन है, तो लैंगिक विधि है, क्योंकि इसमें भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन क्यों कहा गया है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से समान होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर भी आप बना सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज तक यहीं तक, धन्यवाद।